जरा सोचो, अगर आज भारत पर ब्रिटिश हुकूमत कभी होती ही नहीं तो? अगर लाल किले पर यूनियन जैक नहीं बल्कि हिंदुस्तानी झंडा लहराता? ये सुनकर अजीब लगता है ना, लेकिन कभी ऐसा वक्त था जब ये हकीकत बन सकती थी, और उस हकीकत का नाम था टिप्पू सुल्तान, यानी मैसूर का शेर। 18वीं सदी के आखिर में, जब पूरा भारत धीरे धीरे अंग्रेजों की पकड़ में आ रहा था, एक आदमी ऐसा था जिसने पूरे ब्रिटिश एम्पायर को हिला दिया था। वो ना सिर्फ उनके खिलाफ लड़ा, बल्कि उन्हें डराया, थकाया और कई बार हराया भी। टिप्पू सुल्तान वो शख्स था जिसने ब्रिटिश राज के रास्तों में सबसे बड़ा पत्थर रखा था। टिप्पू सुल्तान कोई आम राजा नहीं था। बचपन से ही उसने तोपों, तलवारों और राजनीति का खेल समझ लिया था। उसके पिता हैदर अली पहले से ही ब्रिटिश के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। टिप्पू ने उनसे सिर्फ शासन नहीं, बल्कि जिद सीखी, झुकना नहीं है। जब 1782 में हैदर अली की मौत हुई, तब टिप्पू ने गद्दी संभाली और साफ कहा, अब अंग्रेजों को यहां से मिटाना ही होगा। उस वक्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत के नक्शे को अपनी जेब में डाल रही थी। बंगाल, बिहार, मद्रास सब झुक चुके थे, लेकिन दक्षिण में एक दीवार थी, मैसूर, और उस दीवार का नाम था टिप्पू सुल्तान। कहते हैं किसी भी हुकूमत को रोकने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग और इरादा चाहिए होता है। टिप्पू के पास ये तीनों थे। वो उस दौर का विजनरी था जब बाकी राजा ताज और दरबार में उलझे थे। वो मॉडर्न वेपन्स बना रहा था। मैसूर के रॉकेट्स, हाँ, असली रॉकेट, जो ब्रिटिश सैनिकों को पहली बार डरा गए थे। ये वो टेक्नोलॉजी थी जिससे ब्रिटिश बाद में अपनी सेना में सुधार लाए। सोचो, उस वक्त हिंदुस्तान का एक राजा ब्रिटिश से आगे की सोच रखता था। लेकिन टिप्पू सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं था। उसने मैसूर को एक मजबूत आर्थिक राज्य बनाया। उसने कहा था, अगर व्यापार अपने हाथ में नहीं तो आज़ादी बस ख्वाब है। उसने फ्रांस से तकनीक मंगवाई, नए कारखाने लगाए और विदेशी व्यापार के दरवाजे खोले। उसका विजन साफ था, भारत को आत्मनिर्भर बनाना, ताकि कोई विदेशी ताकत हमें गुलाम न बना सके। अब आता है असली मोड़, बैटल ऑफ पोलीलूर, 1780। इस जंग में ब्रिटिश कंपनी की वो हालत हुई जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। टिप्पू सुल्तान ने उनके तोप खामोश कर दिए और उनकी फौज का अर्ध विनाश कर दिया। इतिहास में लिखा है कि उस लड़ाई के बाद अंग्रेजों के कैंप में डर फैल गया था। पहली बार उन्हें महसूस हुआ, ये भारतीय राजा हमारी औकात से बाहर है। पर ब्रिटिश का सिस्टम कुछ और ही था। हारने के बाद वो मिटते नहीं, सीखते थे। उन्होंने जल्दी ही समझ लिया कि टिप्पू सुल्तान को अकेले हराना मुमकिन नहीं, तो उन्होंने खेल खेला, डिवाइड एंड रूल। उन्होंने मराठों को, निजामों को टिप्पू के खिलाफ खड़ा किया। टिप्पू को अकेला छोड़ दिया गया, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। टिप्पू सुल्तान ने समझा कि अकेले अंग्रेजों से नहीं लड़ा जा सकता। उसने फ्रांस, ऑटोमन एम्पायर और अफगान शासकों तक को खत लिखे, गठबंधन मांगा। वो चाहता था कि सब मिलकर अंग्रेजों को बाहर निकालें, लेकिन सबको अपने अपने स्वार्थ प्यारे थे। कोई मदद नहीं आया, और टिप्पू, वो अकेला शेर, पूरी ब्रिटिश कंपनी से भिड़ गया। तीसरी एंग्लो मैसूर वॉर में टिप्पू ने फिर ब्रिटिश को रोका, मगर ताकत और संख्या दोनों में वो बहुत पीछे था। आखिर में 1792 में उसे ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपटना साइन करनी पड़ी। आधा राज्य खो दिया, अपने बच्चों अंग्रेजों की कैद में भेजने पड़े। सोचो, वो बाप जिसने जिंदगी भर ब्रिटिश से झुकने से इनकार किया, आज अपने बच्चों को उनके हवाले कर रहा था, सिर्फ इस उम्मीद में कि राज्य बच जाए। लेकिन टिप्पू झुका नहीं, टूटा नहीं। उसने फिर से अपनी सेना तैयार की। उसने कहा था, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है, और उसने साबित भी कर दिया। 1799 की चौथी एंग्लो मैसूर वॉर, यह उसका आखिरी मुकाबला था। ब्रिटिश सेना ने उसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया था। तोपों की आवाजों से आसमान कांप उठा, लेकिन टिप्पू पीछे नहीं हटा। वो अपने महल से निकला, तलवार हाथ में ली और आखिरी सांस तक लड़ा। जब वो गिरा, उसके शरीर के पास उसकी तलवार अब भी थी, खून से लथपथ, लेकिन गर्व से उठी हुई। ब्रिटिश अफसरों ने उसके शरीर को देखा और कहा, He lived like a tiger and died like one। और वहीं से उसे नाम मिला, द टाइगर ऑफ मैसूर। अब सवाल उठता है कि अगर टिप्पू सुल्तान जीत जाता तो क्या होता? सीधा जवाब, ब्रिटिश रूल कम से कम 100 साल टल जाता। टिप्पू ने कंपनी के एक्सपेंशन के रास्ते रोक दिए थे। उसने उनकी स्ट्रैटेजी को हिला दिया था।
अगर उसके साथ बाकी राजा भी खड़े हो जाते तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में टिक नहीं पाती। मगर अफसोस, भारत उस वक्त एक नहीं था। हर कोई अपनी गद्दी, अपना इलाका बचाने में लगा था, और यही ब्रिटिश की जीत का सबसे बड़ा कारण बना। टिपू की हार ब्रिटिश की जीत नहीं थी, वो भारतीय एकता की हार थी। टिपू की मौत के साथ ब्रिटिश को रास्ता मिल गया दक्षिण भारत से लेकर दिल्ली तक बढ़ने का, लेकिन उसकी कोशिशों ने ब्रिटिश को सालों तक रोके रखा। उन्होंने ब्रिटिश को यह सिखाया कि हिंदुस्तान में हर कोई झुकेगा नहीं। आज भी अगर आप श्रीरंगापट्टनम के किले के अंदर जाएंगे तो वो जंग के निशान दीवारों पर दिखते हैं, वो गोलियों के छेद, वो तोपों के निशान, वो बताते हैं कि एक शेर ने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी थी। टिपू की कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है, ये इरादे, दूरदर्शिता और कुर्बानी की कहानी है। उसने ब्रिटिश रूल को नियरली स्टॉप किया क्योंकि उसने साबित किया कि विदेशी ताकतें अजेय नहीं हैं। उसने ये बीज बोया कि एक दिन ये देश फिर से आजाद होगा। और सच तो ये है कि आजादी के आंदोलन की जड़ें टिप्पू सुल्तान के खून में ही थी। अगर टिप्पू सुल्तान आज जिंदा होता तो शायद वो कहता, मैं हारा नहीं, मैंने राह बनाई। और सच में उसके बाद जो आंदोलन शुरू हुए, 1857 का रिवोल्ट हो या बाद के फ्रीडम स्ट्रगल्स, उन सब में टिप्पू सुल्तान की आत्मा जिंदा थी। आज जब हम फ्रीडम फाइटर्स की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए, आज़ादी की लड़ाई सिर्फ 1857 से शुरू नहीं हुई थी। वो बहुत पहले शुरू हो गई थी, जब एक शेर ने कहा था, ब्रिटिश को हिंदुस्तान से भगाओ। टिप्पू सुल्तान वो नाम है जो इतिहास की किताबों में बस एक अध्याय नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। एक याद दिलाता है कि अगर देश एक होता, अगर लालच छोड़कर सब मिलते, तो शायद हम 100 साल पहले आजाद होते। और यही वजह है कि आज भी जब कोई मैसूर का शेर कहता है तो दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, एक शेर जो गिरा जरूर पर घुटनों पर नहीं।